यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को, फ्लो चार्ट्स को, एल्गोरिदम को, टेस्ट डाटा को, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स को। इनमें से पहले और दूसरे लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स और फ्लो चार्ट को डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम थोड़ा सा इन स्टेप्स को दोबारा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आज के टॉपिक पे इंशाअल्लाह ताला हम मूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 में हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था वो था डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट है क्या? अब ये ज़हन में रखें कि हम लोग कंप्यूटर साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, 9th क्लास टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक हम लोग चलेंगे। तो इसमें जो डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट है मींस के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। अब जिस वक्त आपने किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, डिस्कस करने के बाद उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला है, उस सॉल्यूशन को निकालने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपने इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट के अंदर आप जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है उसको सीक्वेंस में लिखेंगे, शेप्स की सूरत में। वो शेप्स क्या है, उसका क्या तरीकाकार है, उसको एक दफा जरा रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलेंगे। अब उसमें है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो हमने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। डेफिनेटली जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन जुबान से बताने या तहरीर में देने से ज्यादा बेहतर है अगर आप उसको किसी ग्राफिकल फॉर्म में दें। एक नजर में प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने वाला अंडरस्टैंड कर जाएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब जो भी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें आप क्लियर शेप्स को बनाएंगे, उसके अंदर लिखी हुई जितनी भी तहरीर है वो इख्तिसार के साथ और जामे लिखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तहरीर साफ और वाज़ेह अल्फाज में होनी चाहिए। इस तरह से जो भी फ्लो चार्ट आप बनाएंगे ये जरूरी है कि वो अंडरस्टैंड करना इजी हो। इसी तरह से जो भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें ये डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो चार्ट को भी डिस्कस करेंगे कि जो जो फ्लो चार्ट बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बड़ा डिटेल से इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। फ्लो चार्ट सिंबल्स, फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या है इसको आज के लेक्चर में एक दफा फिर रिव्यू करेंगे। फिर इसी तरह से है एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट। एक्चुअल हमारा टॉपिक आज का है एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट का। हम एक एग्जाम्पल को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक है आज उनको जरा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। दे यूज स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन और स्टेप्स इन प्रोसेस। अब वो जो एक्शन और उसका प्रोसेस क्या है, उसकी शेप क्या है, जरा एक दफा उन तमाम इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स को देखते हैं, उन फ्लो सिंबल्स को देखते हैं। सबसे पहला है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। अब एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जो फ्लो चल रहा है वो मेंशन करने के लिए हमें फ्लो लाइन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट सिंबल है टर्मिनल। ये बेसिकली स्टार्ट और एंड को मेंशन करता है। जब हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है तो ये वाला सिंबल सबसे पहले आता है, और जब हमने किसी भी फ्लो चार्ट को एंड करना है तो यही वाला सिंबल दोबारा फिर एंड पे हम मेंशन करेंगे। तो ये दो पर्पसेस के लिए फ्लो चार्ट का सिंबल इस्तेमाल होता है, एक स्टार्ट को मेंशन करने के लिए और एक एंड को मेंशन करने के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट सिंबल है प्रोसेस। प्रोसेस सिंबल इट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज। हम जितने भी फॉर्मूलाज, जितने भी हम वैल्यूज का ऑपरेशन है वो सारे का सारा इसके अंदर मेंशन करते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें कि इख्तिसार के साथ मेंशन करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे कि पढ़ने वाला प्रॉब्लम में आ जाए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं तो आप इस सिंबल को 2, 3, 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह से है डिसीजन सिंबल, बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल है। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर यस या नो की सूरत में आता है। फॉर एग्जांपल पूछा यह जाता है कि आर यू मोर देन 18। अब आपने या तो यस कहना है या नो कहना है।
तो यस की सूरत में उस ऑप्शन को जिसके लिए आपने अप्लाई किया है ओके करेगा, और नो की सूरत में एक्सक्यूज कर जाएगा। इनपुट एंड आउटपुट सिंबल ये दोनों पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। जब वैल्यू को इनपुट देना है तब, या उसका आउटपुट लेना है तब। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर और डिस्प्लेइंग आउटपुट और रिजल्ट्स टू यूजर। ये फ्लो चार्ट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसके बगैर फ्लो चार्ट नहीं बनता। और ये ध्यान में रखें कि इसकी जो लेफ्ट और राइट साइड है, जिस तरह से उनकी लाइनों में कर्व है, ये एग्जैक्टली इसी तरह से सिंबल को अप्लाई करना चाहिए। लास्ट सिंबल और इंपॉर्टेंट सिंबल है कनेक्टर। कनेक्टर सिंबल बेसिकली जिस वक्त एक फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं, एक पेज के ऊपर पूरा नहीं आ रहा, नेक्स्ट पेज की जरूरत पड़ रही है, तो जब हम पहले पेज के ऊपर जितना फ्लो चार्ट बन गया उसके एंड पे, उसकी जो लास्ट फ्लो लाइन है उसके एंड पे हम कनेक्टर सिंबल मेंशन करेंगे, और नेक्स्ट पेज पे ले जाके दोबारा कनेक्टर सिंबल लगा के फिर फ्लो लाइन लगा के जो रिमेनिंग फ्लो चार्ट है उसको कंटिन्यू कर देंगे। इफ अ फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन अ पेज, देन वी यूज कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। ये एक एग्जांपल है फ्लो चार्ट की। इसके अंदर हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर काउंट करना है। अब ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के सिंबल्स इसके ऊपर दिए हुए हैं। इनमें जो टर्मिनल्स हैं वो स्टार्ट और एंड पे दिए हुए हैं। तो जो टर्मिनल सिंबल है वो स्टार्ट और एंड पे दिया हुआ, मीन्स कि ये स्टार्ट और एंड पे ही आएगा। इसी तरह से जो फ्लो लाइंस हैं वो फ्लो को मेंशन कर रही हैं कि स्टार्ट के बाद इनपुट है, इनपुट के बाद उसका प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद फिर आउटपुट है, फिर उसके बाद उसका एंड है। तो तमाम सिंबल्स के दरमियान में फ्लो लाइन का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से हम इनपुट और आउटपुट सिंबल को देख सकते हैं कि इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनपुट नंबर सेल्सियस में लिया गया और जो भी आउटपुट आई है फ़ारेनहाइट की सूरत में उसमें डिस्प्ले पे देना है, प्रिंट पे देना है, जो भी हमने ऑप्शन रखी हुई है, तो वो आउटपुट के लिए ये दोनों सिंबल यूज होंगे। इसी तरह से जो लास्ट इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेस सिंबल है। प्रोसेस सिंबल में फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला दिया होगा। ये फॉर्मूला मैक्सिमम इख्तिसार के साथ लिखा गया है, लेकिन एक नज़र में इस फ्लो चार्ट को देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस तरह से हमारा स्टार्ट और एंड होगा। आज का टॉपिक, आज हम डियर स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट के बारे में, इसकी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स आप पेज पे देख सकते हैं, आपको नजर आ रही हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक एग्जांपल है, जो एग्जांपल नंबर 5 और 6 है, जो मैंने आपको डिस्प्ले पे दिखाई है। हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स को किस तरह से हम अपने पेज के ऊपर लिख सकते हैं। ये ज़हन में रखें कि हम लोग कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब कंप्यूटर साइंस में बाज़-औक़ात मैथ्स के रिलेटेड, बाज़-औक़ात फिजिक्स के रिलेटेड, बाज़-औक़ात डेटाबेस के रिलेटेड हमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी होती है। प्रोसेस में जिस वक्त कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को हम पहले सोल्यूशन उसका एक कागज़ के ऊपर लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। वो फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है कि हमने अगर टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, कि अगर हमने 5 गिवन नंबर की एवरेज प्रोडक्ट निकालनी है तो उसको डिस्प्ले में किस तरह से दिखाना है। अगर ये क्वेश्चन हम लिखने बैठते हैं तो अच्छी खासी लाइनें बनेंगे, लेकिन जब फ्लो चार्ट में इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो एक नज़र में हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे इसका फॉर्मूला है, कहाँ पे इनपुट है और कहाँ पे इसकी आउटपुट आ रही है। अब एक आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से मैंने एग्जांपल कोट की है। टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। क्या आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जिसमें मास और फोर्स दी हुई है। आपको ये स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर भी नज़र आ रही है, ये एक्सेलरेशन की एग्जांपल, और आपने फिजिक्स में इसको डिस्कस भी किया होगा कि एक्सेलरेशन क्या चीज़ है और इसमें मास और फोर्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब इसमें फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले तुम डेफिनेटली स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट के लिए सिंबल अप्लाई किया, फ्लो लाइन ने मेंशन कर दिया कि इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा इनपुट। अब इनपुट में 2 वैल्यूज हमें चाहिए। जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो 2 इनपुट्स हमें चाहिए, एक मास की सूरत में और एक फोर्स की सूरत में। हमें फोर्स की वैल्यू का भी पता हो और मास की वैल्यू का भी पता हो। जिस वक्त हमें ये इनपुट की सूरत में मिल जाएगी तो हम फार्मूला की सूरत में
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, कि फोर्स को जब मास से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फ्लो चार्ट में हमने इसके सिंबल की मदद से और उसके अंदर फॉर्मूला मेंशन करके ये डिस्प्ले दिया है कि एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करते हैं। जब हमने फाइंड कर ली, हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रिंट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे और जो एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू आई है वो हमें इसने बता दी। बताने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसका एंड है। हम लोग ये अपने पेज के ऊपर फ्लो चार्ट को बनाएंगे और ये फ्लो चार्ट बना के प्रोग्रामर को देते हैं। प्रोग्रामर इस तरतीब से इस सिचुएशन को देखते हुए प्रोग्राम बनाता है। तो हमने एक छोटा सा अगर प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और 2 वैल्यूज हमसे वो डिमांड करे कंप्यूटर और उसके बाद उसका प्रिंट आउट या उसका आउटपुट भी दे, तो हमारे पास ये टोटल 5 स्टेप्स होंगे। पहला स्टार्ट, दूसरा इनपुट, इनपुट मीन्स कि उसको मास और फोर्सेस देंगे हम लोग। तीसरा वो कंप्यूटर खुद से उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसके फॉर्मूला को कैलकुलेट करेगा, लेकिन हम प्रोग्राम में तो वो फॉर्मूला मेंशन करेंगे ना। फिर उसके बाद 4th स्टेप है, उसका आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। ये बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह है कि कैलकुलेटर ऑन किया, ऑन करने के बाद उसको जो भी वैल्यू देनी है वो दी, मल्टीप्लाई साइन ऑन किया या उसको दबाया, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू दी, उसके बाद इक्वल साइन प्रेस किया। जैसे ही इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। और जब हमारे पास आंसर आ गया तो हमने उस कैलकुलेटर को स्विच ऑफ किया और साइड पर रख दिया। तो ये फ्लो चार्ट भी स्टार्ट और एंड तक जस्ट लाइक कैलकुलेटर काम करेगा। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल हमारे पास फ्लो चार्ट की है टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक शेप है, उसको हम लोग फाइंड करेंगे उसके एरिया को। वो शेप है कौन सी, ये देखें, आपको इनपुट बेस एंड हाइट नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली यही शेप है, इसी को पैरेललोग्राम कहा जाता है। इस शेप की अगर हमें हाइट और बेस का पता चल जाए तो फिर हम किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब ये फ्लो चार्ट स्टार्ट सिंबल दे रहा है, फ्लो के बाद नेक्स्ट है इनपुट, इनपुट के बाद नेक्स्ट क्या दे रहा है, हमारे पास वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। अब इसमें एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स अगर हाइट दी हुई है 2 और बेस दी हुई है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डेफिनेटली 8 हमारा एरिया निकल आएगा पैरेललोग्राम का। जब हमारा एरिया निकल आया तो डेफिनेटली हमने उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो वो एरिया को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा, 8 को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा और ये हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा और एंड कर देगा। एग्जाम्पल नंबर 3, टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। इवन और ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, हमने कंप्यूटर को एक नंबर देना है और कंप्यूटर उस पर डिसाइड करके बताएगा कि ये ऑड नंबर है या इवन है। तो आज के फ्लो चार्ट में बेसिकली हम ऑड और इवन नंबर को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक गिवन नंबर को डिसाइड कर सकता है हमारा फ्लो चार्ट कि ये ऑड है या इवन है। प्रोग्राम हमारा जब स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली हमारा जो फ्लो चार्ट है वो पहला सिंबल देता है स्टार्ट का। स्टार्ट के बाद नेक्स्ट फ्लो लाइन, फ्लो लाइन के बाद है इनपुट नंबर। अब हमने जो भी नंबर दिया है उसका नाम रखा है n। अब वो बेशक 10 हो, बेशक 20 हो, बेशक 70 हो, जो भी हो, हमने उसका नाम रखा है n। इनपुट में जो भी नंबर देंगे उसको हम n कॉल करेंगे और उस n की बेस पे फॉर्मूला बनाएंगे कि REM बेसिकली एक वेरिएबल नेम है, सपोज नेम है, जो हम डिसाइड करेगा हमें कि हमारा आंसर क्या आ रहा है और उस आंसर की बेस पे हमारे नंबर का बताएगा कि ये इवन है, ये ऑड है। REM इज इक्वल टू n mod 2। mod एक ऑपरेटर है। इसका पर्पस क्या है कि ये जब किसी भी अमाउंट को 2 से डिवाइड करता है तो जो रिमाइंडर रह जाता है उसको ये हमें आंसर के तौर पर देता है। ये मैंने अभी जो जिस तरह से प्रीवियस लाइन में बात की है कि n हमारे पास वो वैल्यू है जिसका हमने इवन या ऑड फाइंड करना है और n को mod 2 किया, मींस के 7 को 2 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर है इसका 1 बच जाएगा। वो 1 REM
रैम के इक्वलेंट होगा। मींस के रैम इज इक्वल टू हमारे पास 1 आएगा अगर हम उसको वैल्यू देते हैं 7। अब अगर उसने इसका आंसर 0 लिया है, मींस के अगर तो 6 दिया हुआ है और उसका रिमाइंडर 0 आया है, तो इस सूरत में क्या करेगा, वो यस कह के उसको मेंशन कर देगा कि ये इवन नंबर है। मींस के अगर हमने उसको 6 वैल्यू दी है और उसको वो 2 से डिवाइड करता है, पूरा डिवाइड होके आंसर उसका 3 आता है, लेकिन उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो REM इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 0 की सूरत में उसकी यस वैल्यू बनेगी, डिसीजन मेकिंग सिंबल उसको यस कंसिडर करेगा और कंसिडर करने के बाद उस नंबर को यानी कि 6 को इवन स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएगा और वहां से हमारा फ्लो चार्ट एंड की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हमारा REM 0 नहीं आता, मींस के 7 को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 आता है, तो उस सूरत में REM 0 तो नहीं होगा, वो तो REM 1 हो जाएगा। तो फिर नो की सूरत में क्या करेगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले देगा कि जो आपने गिवन नंबर दिया है वो ऑड है, मींस कि वो 7 है और 7 ऑड है। तो उस सूरत में ये स्क्रीन के ऊपर ऑड प्रिंट करवाएगा और फ्लो चार्ट को एंड कर देगा। अब आप जरा गौर से पूरे के पूरे फ्लो चार्ट को देखें। स्टार्ट है, इनपुट है, उसके बाद प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग सिंबल है वहां पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, यस या नो की। इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आ सकेगा। तो यस की सूरत में क्या करेगा, उसको इवन डिक्लेयर करेगा, ऑड की सूरत में वो नो वाली साइड पे जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग सिंबल का इस फ्लो चार्ट के अंदर इस्तेमाल हुआ है। और डिसीजन मेकिंग सिंबल का पर्पस क्या आया है कि हमारे पास जो इवन या ऑड वैल्यूज थी उनके ऊपर उसने डिसाइड करना है कि ये इवन है ये ऑड है। इवन को फ्रंट लाइन पे रखते हुए हमने डिसाइड किया और उसके बाद उसने यस की सूरत में इवन डिस्प्ले करवाया और नो की सूरत में ऑड डिस्प्ले करवाया। अब इसी तरह से एक और फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं। अब इस फ्लो चार्ट में जरा मल्टीपल किस्म के डिसीजन मेकिंग सिंबल्स भी आ सकते हैं टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। अब जो अनइक्वल 3 नंबर्स है, अनइक्वल से मुराद ये है कि अगर हमें 3 नंबर्स दिए जाते हैं तो वो 7, 8 और 9 ये अनइक्वल है। अगर 7, 7 और 8 दे दिया जाए है तो नंबर 3, लेकिन 2 इक्वल आ गए, 7, 7 2 दफा आ गया, तो अनइक्वल नंबर होने चाहिए 7, 8, 9 या 1, 2, 3 या 76, 78, 79, कोई से भी 3 नंबर। हमने उसके ऊपर एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ, फ्लो लाइन आई, फ्लो लाइन के बाद हमें 3 नंबर्स इनपुट की सूरत में देने हैं। एक नंबर को हमने नाम दिया है N0 का, दूसरे को नाम दिया है N1 का, तीसरे को नाम दिया है N2 का। अब ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में हो, अब पहले वाला 9, दूसरे वाला 8, तीसरे वाला 1 भी हो सकता है। तो ये कंप्यूटर को जो हम पहले देंगे वो पहले आएगा। तो जो सबसे पहले उसने डिसाइड करना है, अब इनपुट दे दिया, इनपुट देने के बाद एक प्रोसेस उसने अपने डिस्प्ले पे लेके आया कि लार्ज इज इक्वल टू N0। अब उसने ये डिसाइड किया कि फर्ज कर लिया, सपोज कर लिया कि जो N0 है ये लार्ज है। अब इसको जहन में रखे, वो बाकियों के साथ कंपेयर करेगा, इसको N0 को लार्ज कंसिडर करके वो बाकी नंबर्स के साथ इसको कंपेयर करेगा। किस तरह से? उसने पहले कंपेयर किया N1 को किसके साथ, N0 के साथ, जिसका नाम लार्ज रख लिया, तो N1 ग्रेटर देन लार्ज। अब उसने फर्ज किया है कि जो N1 है वो लार्ज से बड़ा है। लार्ज कौन सा था? N0। अब इस पे 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, या तो यस आ सकता है या नो आ सकता है। यस की सूरत में क्या आएगा कि वो इसको कंसिडर कर लेगा कि अब N1 लार्ज है, N0 नहीं है, क्योंकि कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद N1 और N0 दोनों को कंपेयर किया। पहले N0 को हमने लार्ज क्या दिया था, जब N1 के साथ उसको कंपेयर किया, अगर N1 N0 से बड़ा है तो वो लार्ज कर देगा N1 को, और अगर ये बड़ा नहीं है तो फिर क्या करेगा, इस स्टेप को स्किप कर देगा, नो वाली साइड पे जाएगा, और नो वाली साइड पे वो नेक्स्ट फ्लो लाइन पे जाके कह देगा कि अब N2 के साथ कंपेयर किया जाए, किसको? N0 को, जिसको हमने लार्ज कंसिडर किया था। अब उस लार्ज को जब N2 के साथ उसने कंपेयर किया कि N2 ग्रेटर देन लार्ज, कि जरा N2 को चेक करें कहीं ये उस 0 वाले से, N0 वाले से बड़ा तो नहीं है। अगर यहां पर भी वो
n0 वाला जीत जाता है तो फिर क्या होगा, वो नो में लेके जाएगा। और अगर n2 वाला लार्ज यानी कि n0 से बड़ा हो जाता है तो फिर वो यस में लेके जाएगा। देखें जरा, यस की सूरत में क्या कह देगा कि जो लार्ज है वो n2 है, अब वो दूसरा नहीं रहा। कंपेयर करने में वो तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ कंपेयर हो रहे हैं ना। पहले दो को n0 को और n1 को आपस में कंपेयर किया, उनमें से जो बड़ा निकला उसको उसने नेक्स्ट स्टेप पे लेके। अब ये भी ध्यान में रखें कि अगर n1 लार्ज डिक्लेयर हो जाता है तो फिर वो यस की सूरत में नेक्स्ट है लार्ज n1 बन जाता है, और अब लार्ज जो है वो n1 और n2 का आपस में कंपेयर हो रहा है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर n0 लार्ज बन गया तो वो n2 के साथ कंपेयर होगा, और अगर n1 लार्ज बन गया तो वो n2 के साथ कंपेयर होगा। दोनों सूरतों में जो भी लार्ज होगा वो फ्रंट पे आ जाएगा। अब यहां पे अगर तो n2 ग्रेटर है लार्ज से, वो लार्ज जो पीछे डिसाइड हो गया था, या वो n0 था या n1 था, वो डिसाइड हो चुका है। अब अगर n2 बड़ा है लार्ज से जो पहले से था, तो अब नया लार्ज n2 बन जाएगा। उसको यस कहेगा और यस करने के बाद उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। किसको करवाएगा, n2 को, कि वो लार्ज है। और अगर n2 यहां पे हार गया, मींस कि यहां पे लार्ज जो ऊपर से चला आ रहा था वही लार्ज रहा है, तो फिर क्या होगा, नो कंसिडर होगा। नो की सूरत में वो जो ऊपर से चला आ रहा लार्ज वही वाला प्रिंट होगा, n2 प्रिंट नहीं होगा। तो ये एक प्रोसेस है, बड़ा ही सिंपल लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में कि हम मैथ के और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं। मैथ में हम लोग नॉर्मली वेरिएबल्स लेते हैं, सपोज वैल्यूज लेते हैं, और जिस वक्त हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम उन सपोज वैल्यूज और उन वेरिएबल्स के बारे में जहन में रखते हैं कि कौन से वेरिएबल की क्या वैल्यू थी। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो हमने उसको लिखा होता है, ऊपर जहां पे सपोज लिखते हैं वहां से उसको दोबारा फिर कंफर्म भी कर सकते हैं। इसी तरह से जब कोई भी फ्लो चार्ट बनाया जाता है तो उस फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग प्रोसेसिंग सिंबल में और इनपुट सिंबल में वो इनपुट्स और उनके फॉर्मूलाज लिखते हैं ताकि हमें सीक्वेंस में, हमें फ्लो में पता चलता है। अब मैंने शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि हमने क्लास में से 3 स्टूडेंट्स को फाइंड करना है, उनमें से जिस स्टूडेंट का रोल नंबर सबसे बड़ा या छोटा है उसको कैसे हम कंपेयर करेंगे। वो एक एक को 1 बाय 1 खड़ा करते जाएंगे, और जहन में जब पहले से पूछेंगे तो कंसिडर यही करेंगे कि यही लार्ज है। जब दूसरे से पूछेंगे तो पहले के साथ दूसरे के रोल नंबर को कंपेयर करेंगे, दोनों में से देखेंगे कौन सा लार्ज है, तो हम जो भी लार्ज होगा उसको जहन में रख लेंगे और तीसरे की तरफ जाएंगे। फिर तीसरे से पूछने के बाद अगर तीसरे का रोल नंबर पहले दोनों के रोल नंबर से बड़ा हुआ है तो हमने तो उन दोनों में से जो बड़ा था, जो लार्जर था, वो जहन में बिठा लिया हुआ। तीसरे को देखेंगे, तीसरे से पूछेंगे, जब तीसरे ने ये बता दिया कि मेरा ये रोल नंबर है, उसके साथ कंपेयर करेंगे। अब तीनों से पूछने के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि इन तीनों में से लार्जर रोल नंबर कौन सा है। तो ये तरीकाकार है किसी भी 3 वैल्यूज में से एक वैल्यू जो बड़ी है, लार्जर है, उसको फाइंड करने का तरीका था। और ये जहन में रखें कि जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो उसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल हो। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सोल्यूशन पॉसिबल होगा तो हम उस सोल्यूशन को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब जब फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि वो तीनों के तीनों अनइक्वल हो, इक्वल ना हो। अब अगर एक बच्चा बताता है मेरा रोल नंबर 7 है, दूसरा भी बताता है 7 है, तीसरा बताता है 20 है, तो जो 2 7 रोल नंबर है वो तो इक्वल हो गए। वहां पे तो हमारी वो जो स्कीम है, ये जो हमारी वो लॉजिक है, वो खराब हो जाएगी। पॉसिबल नहीं है कि क्लास में एक ही रोल नंबर के 2 बच्चे हों। तो इसलिए अनइक्वल नंबर्स में से जो 3 नंबर्स हैं अनइक्वल, उनमें से किसी एक लार्जर नंबर को फाइंड करने के लिए ये फ्लो चार्ट जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये सेम फ्लो चार्ट है जो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर भी दिया हुआ है। आप इसी फ्लो चार्ट को एक और तरीकाकार से भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है वहां पे देख सकते हैं, उसको उन्होंने डिफाइन किया। वही ज़हन में रखें कि जो फ्लो चार्ट है वो 100% एक ही डिस्प्ले का नहीं होगा। हम अपनी आसानी के लिए उसमें मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट फ्लो चार्ट है हमारा 5th एग्जाम्पल के तौर पर, ये आज का लास्ट फ्लो चार्ट है। इसके बाद
आप लोगों के जो रिमेनिंग फ्लो चार्ट आपकी टेक्स्ट बुक पे रह जाएंगे उनको आप खुद से सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम डिफिकल्ट थे हमने कोशिश की है कि उनको लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाए, और जो इनके रिलेटेड इसी तरह के फ्लो चार्ट्स हैं, इसी फ्लो के और इसी फॉर्मूलाज के फ्लो चार्ट हैं, उनको हम लोग टेक्स्ट बुक में छोड़ रहे हैं। आप वहां से उनको एक दफा खुद से सॉल्व कीजिएगा, उनको खुद से रीड कीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें ऑनलाइन मैसेज करके या आप अपनी क्लास के ग्रुप में मैसेज करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं जी। फिफ्थ एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट है टू इनपुट 5 वैल्यूज 1 by 1 एंड डिटरमाइन इफ द गिवन वैल्यू इज ऑड और इवन। अब यहां पे ये देखिए, हमने प्रीवियस फ्लो चार्ट में देखा था कि एक वैल्यू दी है, उसमें से ऑड और इवन फाइंड करना है, लेकिन इस में हमें 5 वैल्यूज दी है, मींस के 5 दफा फ्लो चार्ट वो बनेगा जो एक बना था पीछे, लेकिन वो एक ही फ्लो चार्ट को हम 5 दफा नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे एक ही फ्लो चार्ट। उसकी सिचुएशन ऐसी रखेंगे कि हम 5 दफा उसमें वैल्यू को रीड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ, फ्लो लाइन आई, फ्लो लाइन के बाद हमें एक सपोज नेम रखा है काउंट के नाम से 0। अब ये एक कोई सा भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन काउंट हमने इसलिए रखा है कि ये एक कॉमन सा वेरिएबल है जो हमारी काउंटिंग देगा। ये किस लिए इस्तेमाल होगा, ये देखेंगे, इनपुट नहीं है, ये प्रोसेसिंग है। ये और से सिंबल को देख लें, ये प्रोसेस सिंबल है, इसके अंदर फॉर्मूला दिया हुआ, ये इनपुट नहीं है। हमने फॉर्मूला ही में बताया कि हमने काउंट 0 कंसिडर किया है कि अगर 5 वैल्यूज आती हैं तो पहली वाली वैल्यू को, फिर दूसरी वाली वैल्यू को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर पांचवी को। अभी वो स्टार्ट पहली से लेगा कि पहली वैल्यू का हमने काउंट रखा है 0, उसके बाद नेक्स्ट है इनपुट नंबर n। अब जो 5 हमने मुख्तलिफ नंबर्स देने हैं ऑड और इवन फाइंड करने के लिए, उसमें जो सबसे पहला नंबर है उसका नाम रखा है हमने n। तो इनपुट नंबर n के जो हमारा नंबर एंटर होगा उसका नाम हमने n रखा। n की बेस पे हम फॉर्मूला बनाएंगे, इंक्रीज काउंट बाय 1। अब जो ऊपर काउंट 0 दिया हुआ था ना, उसके अंदर हम जरा 1 1 ऐड कर देंगे इस लेवल पे आके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, REM रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2। ये वही वाला फॉर्मूला है जो हमने थर्ड फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था कि n जो भी वैल्यू दी है उसने 5 में से पहली जो उसने वैल्यू दी है जिसका हमने ऑर्डर या इवन डिसाइड करना है, तो वो जो पहली वैल्यू उसने दी है उसको वो डिवाइड करेगा रिमाइंडर मॉड के जरिए, यानी कि n mod 2 से। अब अगर पहली वैल्यू दी है फॉर एग्जांपल 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 तो उसका आंसर चला गया, रिमाइंडर उसका 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब REM क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर 17 का रिमाइंडर 1 आया तो फिर क्या करेगा, वो फिर देखेगा, अगर तो रिमाइंडर या REM 0 है तो वो उसको क्या कंसिडर करेगा कि ये इवन है। इवन तो 16 होना था ना, हमने 17 दिया उसको, तो वो 0 नहीं आया, REM 1 आएगा। अगर 0 आता तो वो इवन नंबर होना था, और अगर वो 0 नहीं आया तो फिर वो ऑड नंबर हो गया। ऑड कंसिडर करने के बाद नेक्स्ट वो क्या करेगा, दोबारा काउंट करेगा। अभी क्योंकि एक दफा वैल्यू को दिया गया है, अब उसने काउंट कितना लेके जाना है, 5 का। तो जहां पे उसने जब चेक किया ना कि काउंट 5 हुआ है, नहीं हुआ, डिसीजन ने कहा कि नहीं हुआ, वो यहां से 9 की सूरत में दोबारा फिर इनपुट पे ले जाएगा। वो देखे लाइन जा रही ऊपर गई ना लाइन, वो फिर इनपुट नंबर पे जाएगा n पे। अब उसके बाद उस जो पहले वाला n था, जो n 0 कंसिडर हुआ था, उसके अंदर 1 का इजाफा करेगा, अब n 1 कर देगा, मीन्स के सेकंड वैल्यू को लेगा, सेकंड टाइम वैल्यू को लेगा। सेकंड टाइम जो भी वैल्यू ली उसने, उसके ऊपर उसने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ऑड है या इवन है जो भी है, अब सेकंड टाइम उसने जब उसका आंसर स्क्रीन पे इवन या ऑड की सूरत में प्रिंट करवा दिया, तो फिर वो डिसीजन मेकिंग सिंबल के पास आया। अभी काउंटर 2 हुआ है, उसने चेक किया काउंटर तो 5 चाहिए, वो दोबारा फिर उसको ऊपर भेजेगा, जाओ भाई जाओ दोबारा जरा एक दफा फिर आओ। अब वो तीसरा काउंटर लगेगा, तीसरा वैल्यू हम उसको देंगे, वो तीसरी वैल्यू के ऊपर डिसाइड करेगा कि ये इवन है या ऑड है। फिर वो जब नीचे तक प्रोसेस में आएगा, उसका डिसाइड हो जाएगा कि ये यस में आता है या नो में आता है, मीन्स के इवन में आता है या ऑड में आता है। वो इवन या ऑड दोनों स्क्रीन पे आ जाएंगे, आने के बाद फिर काउंटर पे आएगा, काउंटर उसको बताएगा कि भाई अभी तो 3 हो गए, आपने 5 करने हैं,
तो वो फिर दोबारा इसको एक दफा फिर प्रोसेस में दोबारा लेके जाएगा साइकिल में, वो फिर ऊपर से आएगा। अब 4 हो गए, चौथे का डिसाइड होगा कि इवन है या ऑड है। जब चौथे का डिसाइड होगा कि इवन है या ऑड है तो फिर वो काउंटर पे आएगा, वो काउंट करके उसको बताएगा कि अभी 4 हुए हैं, 5 करने हैं, वो दोबारा फिर 5वीं दफा उसको फिर इनपुट पे भेज देगा। अब दोबारा जब वो इनपुट पे जाएगा सेम वही प्रोसीजर अप्लाई होगा। अप्लाई होने के बाद उसका डिसाइड होगा कि ये इवन है या ऑड है। डिसाइड होने के बाद अब जब वो काउंटर पे आएगा ना तो काउंटर पीछे से चेक करेगा, ऊपर से जो उसका काउंटिंग आ रही है 5 पूरे हो गए, 5 पूरे होने के बाद वो उस प्रोसेस को एंड कर देगा। यानी कि काउंटर ने कह दिया कि यस 5 हो गए। जब 5 हो जाएंगे तो वो उसको कंप्लीट कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 5 फ्लो चार्ट्स आज डिस्कस किए। मुख्तलिफ सिंबल्स को हमने इसके अंदर अप्लाई किया, मुख्तलिफ फार्मूलाज को अप्लाई किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इन तमाम फ्लो चार्ट्स में देख सकते हैं कि एक सिंबल के बाद दूसरे सिंबल का जो भी पर्पस है वो अपनी शेप से बता रहा है। वो इनपुट है या प्रोसेसिंग है या डिसीजन मेकिंग है, वो जो भी है वो अपनी शेप से बता रहा है और उसके अंदर उसका जो भी फॉर्मूला है या जो भी इसकी इनपुट है या जो भी इसकी आउटपुट है या जो भी इसका डिसीजन है वो सारे का सारा मेंशन किया है। हम लोग जब कोई भी फ्लो चार्ट बनाते हैं तो ये बात जहन में रखें कि वो फ्लो चार्ट का फ्लो कंप्लीट होना चाहिए। अगर फ्लो कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा किसी दूसरे बंदे को समझाना कि इसका ये प्रोसेस क्या है।